नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी वजह से ये सारे प्रश्नों की आने की संभावनाएं अधिक है, तो जिससे आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। और अगर आप लगातार क्लास में बने रहते हैं तो सभी प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्नों का रिपीटेशन भी होता रहता है। और चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला क्लास, मतलब ये हमारा 32 नंबर का क्लास है, 32 नंबर का क्लास है। और इससे पहले की क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो जीएस बाय आकाश चैनल पे जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि विल्हड़ किसके दरबारी कवि थे? तो ये विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विक्रमादित्य 6 के ये दरबारी कवि थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा विल्हड़ के बारे में थोड़ी सी बातें करें तो विल्हड़ के बारे में क्या बात है, इनकी एक रचना है। तो इनकी रचना के बारे में, विल्हड़ की एक फेमस रचना है जिसका नाम है, क्या है? विक्रमांक देव चरित्र। ये किसकी रचना है? विक्रमांक देव चरित्र, ये किसकी रचना है? तो ये विल्हड़ की रचना है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। विक्रमांक देव चरित्र ये किसकी रचना है? ये विल्हड़ की रचना है। इसके अलावा आप कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि विज्ञानेश्वर किसके दरबारी कवि थे, यहां पे नोट करेंगे। विज्ञानेश्वर जो कि एक राइटर थे, बहुत ही फेमस राइटर है। और ये आपसे पूछे किसके दरबारी कवि थे, तो ये किसके दरबार में थे, किसके दरबारी कवि थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। किसके दरबार में? विक्रमादित्य के दरबार में ये रहते थे। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे समुद्रगुप्त किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में तो ये इनके दरबार में हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। तो ये पूरी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध कवि विल्हड़ किसके दरबारी कवि थे? तो ये विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी रचना क्या है विल्हड़ की? तो विक्रमांक देव चरित्र विल्हड़ की रचना है। विज्ञानेश्वर किसके दरबारी कवि थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन से राइटर किसके दरबार में रहते थे। मिताक्षरा अगर आपसे पूछ ले किसकी रचना है, तो मिताक्षरा ये विज्ञानेश्वर की रचना है। मिताक्षरा ये किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो देखिए, अफीम युद्ध के बारे में बात करें, ये इतिहास में फेमस है, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। वर्ल्ड हिस्ट्री से इस क्लास में जीएस के सभी प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न आ चुका है, कह रहा है कि अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? तो ये दो लोगों के बीच में, एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन जिसमें विजयी हुआ था, ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। और जीत किसकी हुई थी? तो यहाँ पे इंडिकेट करेंगे आप लोग, ब्रिटेन की जीत हुई थी। और अफीम युद्ध के बारे में, इसका 2 अफीम युद्ध हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध की टाइमिंग की बात करें तो ये 1839 से लेकर के 1842 तक हुआ था। 1839 से लेकर के 1842 तक। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रथम अफीम युद्ध समाप्त कब हुआ था, किस संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके लिए हुआ था नानकिंग की संधि। नानकिंग की संधि, इसके लिए ये समाप्त हुआ था। नानकिंग की संधि के लिए समाप्त हुआ था। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और नानकिंग की संधि कब हुई थी? ये 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। उसके अलावा फिर द्वितीय अफीम युद्ध भी हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध भी हुआ था और द्वितीय अफीम युद्ध भी हुआ था। ये अगर आपसे पूछे ये कब से कब तक चला था, तो ये 1856 से लेकर के 1860 तक चला था। और इसके समाप्ति के लिए तिंतसिन की संधि हुई थी। तिंतसिन
की संधि इसके समाप्ति के लिए हुई थी। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे। तो ये ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? ब्रिटेन और चीन के बीच में अफीम युद्ध लड़े गए थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा प्रथम अफीम युद्ध 1839 से लेकर के 1842 तक लड़ा गया था। समाप्ति नानकिंग की संधि के द्वारा हुआ था। ये पूछा जाता है कि नानकिंग की संधि किससे संबंधित है, तो कब हुआ था? तो 1842 में हुआ था। 1842 में हुआ था नानकिंग की संधि। और किससे संबंधित है? तो प्रथम अफीम युद्ध से संबंधित है। उसके अलावा द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1856 से लेकर 60 के बीच में। इसके लिए तिनतसिन की संधि हुई थी, जो कि 1860 में हुई थी। कब हुई थी? 1860 में। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अब दिवसों से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में जरूर मिलता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पे पृथ्वी दिवस के बारे में पूछ रहा है ना। तो पृथ्वी दिवस अगर आपसे पूछे कि कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल के दिन हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च के दिन। अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे मनाते हैं हम लोग कब? 22 मई के दिन। कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में नोट करेंगे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी आप लोग नोट करेंगे। ये 5 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 अप्रैल के दिन। अगर आपसे पूछे कि सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं, सिविल, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सिविल सेवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये 21 अप्रैल के दिन। तो सभी आप लोग नोट करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल के दिन हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च के दिन। अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई के दिन मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं? 5 अप्रैल के दिन मनाते हैं। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल के दिन मनाते हैं। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उमाकांत और रमाकांत यानी कि गुंदेचा बंधु, इसके अलावा हम बताना चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, तो क्लास को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और भी क्लास पाने के लिए। और लगातार आप क्लास में बने रहते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। आपका पूरा जीएस तैयार हो जाएगा, पूरे जीएस का रिवीजन हो जाएगा। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है, या फिर लिखा होता कौन है तो ज्यादा अच्छा होता। तो देखिए ये हैं ध्रुपद गायक। ध्रुपद गायक एक तरह के गायक होते हैं, ध्रुपद गायक। और गुंदेचा बंधु जो है, और रमाकांत और उमाकांत और रमाकांत, जिसे गुंदेचा बंधु भी कहा जाता है, तो वो क्या है? ध्रुपद गायक हैं। और इसका अगर घराना पूछे कि किस घराने से संबंधित हैं, ये किस घराना से संबंधित हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, डांगरी घराना। कौन से घराना? डांगरी घराना से। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि देश बंधु किसे कहा जाता है, देश बंधु किसे कहा जाता है, तो देश बंधु जो है ये चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे राइट बंधु किसे कहा जाता है, राइट बंधु किसे कहा जाता है, तो राइट बंधु ओलिवर और विलिवर का नाम आप लोग सुने होंगे, जिन्होंने वायुयान की खोज की थी। वो ओलिवर एंड विलिवर, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वायुयान की खोज की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हें क्या कहा जाता है? राइट बंधु कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि अली बंधु किसे कहा जाता है, अली बंधु किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली को, शौकत अली और मोहम्मद अली को क्या कहा जाता है? मोहम्मद अली को अली बंधु कहा जाता है। तो ये बातें, पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है, तो उमाकांत रमाकांत गुंदेचा बंधु जिन्हें कहा जाता है, ये ध्रुपद गायक हैं। इनका घराना है डांगरी घराना से संबंधित हैं। और देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश बंधु। उसके अलावा राइट बंधु किसे कहा जाता है? ओलिवर और विलिवर को कहा जाता है। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अली बंधु, अली वंश नहीं भाई, अली बंधु किसे कहा जाता है, तो शौकत अली और मोहम्मद अली को
अली बंधु कहा जाता है। भारत में पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो देखिए भारत में जो पेट्रोलियम संस्थान की बात करें ये देहरादून में स्थित है। आप लोग इसे नोट करेंगे कहाँ पे स्थित है, ये देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। और भी कुछ चीजें अगर आपसे पूछे कि भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय जो वन अनुसंधान है वो भी आपके कहाँ पे है? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि उसके अलावा भवन निर्माण संस्थान कहाँ पे है? भवन निर्माण संस्थान ये कहाँ पे है? तो भवन निर्माण संस्थान भी आपके रुड़की में है। रुड़की कहाँ पे है? रुड़की भी उत्तराखंड में है और देहरादून भी उत्तराखंड में है। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। 1206 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान भी देहरादून में स्थित है। भारतीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ पे स्थित है? रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। उसके अलावा उबेर कप किस प्रतियोगिता से संबंधित है? तो देखिए कुछ कप जो कुछ खेल से संबंधित होते हैं ये पूछा जाता है कि कौन से खेल में कौन सी खेल की प्रतियोगिता कब हुई, कहाँ हुई और इससे संबंधित कप कौन से हैं, इसमें खिलाड़ी कितने खेले जाते हैं, किस जगह का ये राष्ट्रीय खेल है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उबेर कप अगर आपसे पूछ ले किससे संबंधित है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि उबेर कप ये खेल से संबंधित प्रश्न है और खेल से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि उबेर कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। अगर आपसे पूछे बैडमिंटन के बारे में और भी कुछ कप होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सुदी रमन कप का संबंध किससे है? तो सुदी रमन कप का संबंध भी बैडमिंटन से है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सोफिया कप का संबंध किससे है? सोफिया कप का संबंध किससे है? तो वो भी इसी से है और बैडमिंटन से। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अग्रवाल कप का संबंध किससे है? अग्रवाल कप का संबंध किससे है? तो वो भी बैडमिंटन से है। और इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? बैडमिंटन के लिए खिलाड़ी कितने होते हैं? तो इसके लिए खिलाड़ी 1 या 2 होते हैं। कितने? 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। और बैडमिंटन बात करें, बैडमिंटन ये मलेशिया और याद रखेंगे मलेशिया एंड इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि उबेर कप किस प्रतियोगिता से संबंधित है तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। और थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। सुदी रमन कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। सोफिया कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। अग्रवाल कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। खिलाड़ी कितने होते हैं? इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन जो है मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डियागो गार्सिया द्वीप किस सागर में है? तो डियागो जो गार्सिया द्वीप है ये हिंद महासागर में है। ये कहाँ पे है? हिंद महासागर में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में है। अगर आपसे पूछे कि हिंद महासागर का उपनाम क्या है तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका उपनाम है रत्नाकर। क्या है? रत्नाकर इसका उपनाम है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हिंद महासागर का, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मेडागास्कर है। कौन सा? मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि हिंद महासागर का अगर आपसे पूछे कि सबसे गहरा भाग,
तो गहरा भाग आप क्या बताएंगे? गहरा भाग आप लोग बताएंगे सुंडागर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग, ये भी पूछा जाता है कि कौन से महासागर का उपनाम क्या है, कौन से महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, कौन से महासागर में सबसे ज़्यादा गहराई वाला स्थान है, तो सुंडागर्त है। जैसे जो आपका प्रशांत महासागर है उसमें सबसे गहरा स्थान जो है वो है आपका मेरियाना ट्रेंच। वैसे हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है जिसका नाम है सुंडागर्त। बाब अल मंदेव की संधि, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बाब अल मंदेव, बाब अल मंदेव की संधि। बाब अल मंदेव की संधि ये पूछा जाता है कि जोड़ता किसको है, तो हिंद महासागर को जोड़ता है। हिंद महासागर को जोड़ता है लाल सागर से, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है। और बाब अल मंदेव की संधि को इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार कहा जाता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। डियागो गार्सिया द्वीप किस सागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का उपनाम पूछ ले तो रत्नाकर है। सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर का मेडागास्कर है, सबसे बड़ा द्वीप। और सबसे गहरा भाग क्या है हिंद महासागर का? सुंडागर्त है, सबसे गहरा भाग सुंडागर्त है। बाब अल मंदेव की संधि जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। आंसुओं का द्वार किसे कहते हैं? तो बाब अल मंदेव की संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। पिनाका क्या है? तो पिनाका देखिए भगवान शिव शंकर के त्रिशूल का नाम है पिनाका, लेकिन पिनाका नाम से एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बनाया गया है। और इसका पिनाका ही क्यों नाम पड़ा? पिनाका क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पिनाका जो है वो भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। ध्रुवास्त्र पूछ ले आपसे क्या है, इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। ध्रुवास्त्र क्या है? ध्रुवास्त्र या फिर ध्रुवास्त्र के अलावा एक इसका नाम अगर आपसे पूछे कि ध्रुवास्त्र क्या है या फिर नाग पूछ ले क्या है, तो ये स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है। स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला उपग्रह कौन था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन था, ये आप लोग बता दीजिए। तो भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है उसका? आर्यभट्ट। छोड़ा गया था 1975 में, सहायता लिया गया था रूस का। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, यह है पिनाका। ध्रुवास्त्र क्या है? तो ध्रुवास्त्र या फिर नाग पूछ ले तो स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है। कौन है? स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। 1975 में इसे लॉन्च किया गया था। कब? 1975 में। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि, तो देखिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, ये दोनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। डियागो गार्सिया ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न था, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें जीएस के आपके सभी सब्जेक्ट जो भी हैं, आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट, उसका रिवीजन हो जाएगा कि यह है। तो यह है एक रॉकेट, थुम्बा जो है ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, यहाँ पे नोट करेंगे, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना जो है ये 1963 में हुई थी, जब ये इसरो के अंडर काम करता है। ये इसरो के अंतर्गत काम करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि इसरो की अगर बात कर लें, इसरो की स्थापना अगर आपसे पूछ लें कि कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसरो का जो उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहाँ पे है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसरो का उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन, जहाँ से इसरो अपना उपग्रह लॉन्च करता है, तो ये करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक, सतीश धवन अंतरिक्ष
केंद्र से, यहाँ से इसरो अपना रॉकेट लॉन्च करता है। ये है कहाँ पे, तो ये श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से इसरो अपने सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, स्पेस पोर्ट, इसे बोला जाता है स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए फिर इसका रिवीजन करते हैं। देखिए कि केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या है, ये एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा इसरो के बारे में बात करते हैं कि ये केरल में थुम्बा जो है, ये थुम्बा ये इसरो के अंतर्गत काम करता है। इसरो की बात करें, स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक, इसरो की उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है, जहाँ से इसरो अपने उपग्रह वगैरह लॉन्च करता है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जहां से इसरो अपने उपग्रह लॉन्च करता है। श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है और जिसे क्या बोला जाता है, स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। भारत का स्पेस पोर्ट बोला जाता है, यानी कि स्पेस का जाने वाला बंदरगाह। तो अब है कि भारत का वर्णन विविधता में एकता मुहावरे से किसने किया था, तो ये है अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने भारत का वर्णन विविधता में एकता, सही बात है, हमारा भारत विविधता में एकता का देश है, ये बात गलत नहीं है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस चीज़ का मतलब भारत का वर्णन विविधता में एकता नाम से किसमें किया, तो इसका विवरण इन्होंने दिया था। विवरण इनकी एक पुस्तक आई थी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये अगर आपसे पूछे कि किसकी पुस्तक है, जो कि कब आई थी, 1946 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कब आई थी, 1946 में। और इन्होंने इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, भारत का वर्णन विविधता में एकता के रूप में किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और कुछ कार्य हैं, आप लोग कार्य याद रखेंगे इनके। इन्होंने प्रस्तावना पेश किया था। प्रस्तावना अगर आपसे पूछे, प्रस्तावना पेश किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना पेश किया था संविधान सभा के समक्ष। इनका एक नारा दिए थे इन्होंने, कौन सा नारा, आराम हराम है का नारा। आराम हराम है का नारा इन्होंने दिया था। ठीक, उसके अलावा इन्होंने लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। बहुत सारे काम हैं, लेकिन कुछ प्रमुख काम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाहौर का अधिवेशन इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो वो आप लोग नोट करेंगे कब किया था, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का वर्णन विविधता में एकता मुहावरे से किसने किया था, तो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और इनका विवरण इन्होंने दिया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी एक पुस्तक है, उसमें भारत का वर्णन इन्होंने विविधता में एकता रूप से किया था। और इनके कुछ कार्य हैं, जैसे प्रस्तावना पेश इन्होंने किया संविधान सभा के समक्ष। इन्होंने नारा दिया, आराम हराम है का नारा 1946 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में इन्होंने किया। ठीक, और अगला है कि ये सभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न है। ये भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इससे आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट और सभी पार्ट का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी कब कांग्रेस की अध्यक्ष बने, तो कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी एक बार केवल बने थे 1924 में, और एक बार केवल बने थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अधिवेशन कहाँ का था, तो 40 नंबर का अधिवेशन था। और कहाँ पे हुआ था, तो बेलगांव में हुआ था। कहाँ पे, बेलगांव में हुआ था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि 1916 लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की, कुछ अधिवेशन के बारे में आप लोग देख लेते हैं। 1916 जो कि कहाँ का अधिवेशन था, लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग बताएंगे गोमती नदी के किनारे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण। किसने किया था, अंबिका
चरण मजूमदार ने किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ अधिवेशन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि अधिवेशनों के बारे में पूछा जाता है। 1919 में कौन सा एक्ट आया था? 1919 में आप लोग बताएंगे। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोतीलाल नेहरू थे। कि कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1916 में, 1919 में कौन अध्यक्ष है? और महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्ष बने थे। 1924 में 40 नंबर का अधिवेशन था और बेलगांव में ये अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में टपका है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में एक बार 40वें अधिवेशन की, बेलगांव अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण ने किया था। और 1919 में अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक, उसके अलावा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन इसे क्या कहा जाता है? बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। और इस समय बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो इस समय कार्यकाल किसका था? तो इस समय कार्यकाल था करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। और इसके बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम है क्या? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, जिसे क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। और ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट पूरी आप लोग याद रखेंगे। और इसका एक शीर्षक गीत बनाया गया था, फ्लैग भी बनाया गया था। ये सभी चीज़ें पूछी जाती है। फ्लैग का रंग कौन सा था? ये सभी पूछे जाते हैं। शीर्षक गीत इसका वंदे मातरम था। क्या था? वंदे मातरम इसका शीर्षक गीत था। और इसको रद्द किसने किया था? बंगाल विभाजन पूछा जाता है, रद्द किसने किया था? तो हार्डिंग सेकंड ने इसे रद्द किया था। किसने? हार्डिंग सेकंड ने 1911 में इसे रद्द किया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में बंग भंग आंदोलन इसे कहते हैं। और ये करजन के समय हुआ था, गवर्नर उस समय करजन था। और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 7 अगस्त 1905 में। शीर्षक गीत इसका बना था वंदे मातरम। और रद्द किसने किया था? हार्डिंग सेकंड ने 1911 में इसे रद्द किया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ग्राम पंचायत की सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, पूछे ग्राम पंचायत का सदस्य अगर वोट डालना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर प्रधानमंत्री बनना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनना हो तो आपको उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष बनना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो उम्र कितनी होनी चाहिए? उसी तरह राज्य की बात करें, विधानसभा का सदस्य बनना हो तो उम्र कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य बनना हो। अगर विधान परिषद का सदस्य बनना हो तब कितनी उम्र होनी चाहिए? विधान परिषद का सदस्य बनना हो तब कितनी उम्र होनी चाहिए? इसके अलावा अगर आपको मुख्यमंत्री बनना हो तब कितनी उम्र होनी चाहिए? अगर आपको वहीं पे राज्यपाल बनना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। मुख्यमंत्री बनना हो 25 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनना हो 30 वर्ष। उसके अलावा विधानसभा का सदस्य बनना हो 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनना हो 30 वर्ष आपकी उम्र चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनना हो तो आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनना हो तो आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। वोट डालना हो तो आपको न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनना हो आपको उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिटी का प्रश्न है, नीचे वाला भी प्रश्न पॉलिटी का है। दोनों तगड़े प्रश्न हैं, दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन की बात करें, इसे बुलाता है राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 108 का प्रयोग करके। और इसमें अध्यक्षता कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें अध्यक्षता हमेशा कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है इसमें लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संयुक्त अधिवेशन। अब तक कितनी बार लग चुका है संयुक्त अधिवेशन? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि अब तक 3 बार लग चुका है। अब तक 3 बार लग चुका है। सबसे पहले लगा था 1961 में, फिर 1978 में, फिर 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि संयुक्त अधिवेशन होता क्या है,
जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त रूप से बैठ करके काम करें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त रूप से बैठ करके किसी काम को करें तो उसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं अनुच्छेद नंबर 108 का प्रयोग करके। 108 का प्रयोग करके जैसे आप लोग एम्बुलेंस बुला लेते हैं, उसी तरह से राष्ट्रपति जी 108 नंबर का प्रयोग करके, 108 नंबर अनुच्छेद का प्रयोग करके संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। अध्यक्षता कौन करता है? इसमें हमेशा अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लिया कहाँ से गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसके बारे में बात करेंगे तो ये 3 बार अब तक लग चुका है, 1961 में, 1978 में, 2002 में। और जब लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठ करके काम करें तो उसे बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। और राज्यपाल जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो जसपाल राणा ये निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। और इसके जो है, इसके परिसर को क्या कहा जाता है? इसके परिसर को रेंज कहा जाता है। निशानेबाजी के परिसर को रेंज कहा जाता है। बुल्स आई शब्द किससे संबंधित है? बुल्स आई शब्द ये किससे संबंधित है? तो ये भी आपके निशानेबाजी से ही संबंधित है। बुल्स आई नामक शब्द, ये पूछा जाता है कि कौन सा खेल किस शब्द, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछे कि ध्यानचंद्र एंड सरदार सिंह, ध्यानचंद और सरदार सिंह ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और उसके अलावा हरमनप्रीत कौर ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। उसके अलावा पीवी सिंधु ये किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी को परिसर को क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। बुल्स आई शब्द, बुल्स आई शब्द आपसे पूछे किस खेल से संबंधित है, तो वो भी आपके निशानेबाजी से संबंधित है। ध्यानचंद, सरदार सिंह ये सभी हॉकी के प्लेयर हैं। और उसके अलावा हरमनप्रीत का संबंध किससे है? तो क्रिकेट के खिलाड़ी। पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ये पूछा जाता है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो ये खेल से संबंधित प्रश्न था और इम्पोर्टेंट प्रश्न था, ये इसलिए आपको बताया गया। किसी परीक्षा में ये पूछा भी गया था, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये आप लोग बताते हैं कि ये क्लास आपको कैसा लगा, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इसका पीडीएफ पा लीजिए और पढ़ लीजिए और जीएस अपनी मजबूत बनाइए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय जो खेल संस्थान है ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पे? पटियाला। पटियाला कहाँ पे है ये आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर पटियाली पूछे तो उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा कुछ स्टेडियम के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये राउरकेला में। कहाँ पे? राउरकेला में स्थित है। और राउरकेला आप लोग जानते हैं उड़ीसा में। और ये हॉकी का स्टेडियम है। किस चीज़ का स्टेडियम है? हॉकी का स्टेडियम है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। और ये क्रिकेट स्टेडियम है। किसका? क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम तो यहाँ पे लिखा भी है, तो क्रिकेट का स्टेडियम। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चिन्ना स्वामी स्टेडियम ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बेंगलुरु में। ठीक, ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है। कहाँ पे? पटियाला में। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में स्थित है। कहाँ पे? राउरकेला में। राउरकेला उड़ीसा में हॉकी के लिए स्टेडियम है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है कोलकाता में स्थित है, क्रिकेट का स्टेडियम है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है, ये भी क्रिकेट का ही स्टेडियम है। राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो राजा भोज जो है ये परमार वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से संबंधित है। किस वंश से? परमार वंश से।
और राजा भोज के बारे में एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी उपाधि क्या है। राजा भोज की अगर आपसे पूछे कि उपाधि क्या है, तो इनकी उपाधि के बारे में इनकी उपाधि कविराज की है। कविराज समुद्रगुप्त को भी कहा जाता है और राजा भोज को भी कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर ये भोज ने बनवाया था। राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था और ये चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पे, चित्तौड़ में स्थित है। ठीक, तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। राजा भोज किस वंश से संबंधित है, तो ये परमार वंश से संबंधित है। किस वंश से, परमार वंश से। उपाधि क्या थी इनकी, कविराज की उपाधि है। त्रिभुवन नारायण मंदिर ये भोज ने बनवाया था, चित्तौड़ में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भोजपुर नगर का निर्माण किसने करवाया था, भोजपुर नगर का निर्माण किसने करवाया था, तो भोजपुर नगर का निर्माण ये भी राजा भोज ने ही करवाया था। किसने, राजा भोज ने ही करवाया था। महात्मा गांधी की किसने हत्या की, किस दिन हुआ था ना, तो ये हुआ था आपके महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी के दिन। ये दिन शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। किसने किया था, तो अगर आपसे पूछे कि किसने मारा गांधी जी को, तो नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा था। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर गांधी जी का जन्म पूछ ले, कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गांधी जी के बारे में आप लोग जानते हैं, इनके राजनीतिक गुरु के बारे में ध्यान रखेंगे। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी के बारे में एक और चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, इनकी एक पत्रिका थी गांधी जी की, बहुत सारी पत्रिकाएं, लेकिन ज़्यादा पूछी जाती है यंग इंडिया नामक पत्रिका। इन किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। यंग इंडिया नामक पत्रिका किसकी है, गांधी जी की है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या किस दिन हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। किसने किया था, तो नाथूराम गोडसे ने किया था। जन्म इनका कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, पत्रिका यंग इंडिया नामक पत्रिका। ठीक, बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो मोती मस्जिद को बनवाने वाले अपने कौन है भैया साहब, शाहजहां। कौन है, शाहजहां। अगर आपसे पूछे कि दीवाने खास किसने बनवाया था, दीवाने खास भी शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल भी किसने बनवाया था, शाहजहां ने ही बनवाया था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जामा मस्जिद किसने बनवाया था, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, ये कहाँ पे बनवाया, किसने बनवाया था, तो वो भी आपके शाहजहां ने बनवाया था। और इनका शाहजहां का अगर आपसे पूछे कि मूल नाम क्या था, मूल नाम, तो शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, खुर्रम शाहजहां का मूल नाम था, एग्जाम में पूछा गया है। और शाहजहां का अगर आपसे पूछे सबसे बुद्धिमान पुत्र कौन था, शाहजहां का सबसे बुद्धिमान पुत्र कौन था, तो दारा शिकोह था। कौन था, दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बुद्धिमान पुत्र था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। और दीवाने खास, ताजमहल, जामा मस्जिद, ये सभी किसने बनवाया था, दीवाने खास, ताजमहल, जामा मस्जिद, ये सभी बनवाया था शाहजहां ने। अगर इसका नाम क्या है, खुर्रम, बचपन का नाम खुर्रम है। और बुद्धिमान इनका पुत्र कौन होता है, दारा शिकोह। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने, फिर से वही प्रश्न आ गया क्या, तो आप लोग बताएंगे 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए, अगर राष्ट्रपति बनना हो
तब उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रपति के बाद अगर उपराष्ट्रपति बनना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर प्रधानमंत्री बनना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए? सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। प्रधानमंत्री बनना हो, अगर आपको राज्यपाल बनना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए? अभी आगे के प्रश्न में हमने बताया। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर विधानसभा अध्यक्ष बनना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए? विधानसभा अध्यक्ष बनना हो तब उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर विधान परिषद का सदस्य बनना हो तो उम्र कितनी होनी चाहिए? सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध भैया सीधे सीधे दूध से है। किससे है? दूध। दूध सफ़ेद होता है ना, इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि इसे क्या बोलते हैं? इसे ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखें। श्वेत क्रांति की अगर आपसे पूछे कि जनक कौन है, तो अगर आपसे पूछे श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो विश्व में इसके जनक हैं तो वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का। किस राज्य का है दूध उत्पादन में पहला स्थान? राजस्थान का। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं, तो ये 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। कब? 26 नवंबर के दिन। अगर आपसे पूछे कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं 1 जून के दिन। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है और इनके जन्मदिन पे हम लोग 26 नवंबर के दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और विश्व दुग्ध दिवस का मनाते 1 जून के दिन। अगर आपसे पूछे कि उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान में, पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन पहले स्थान पे राजस्थान है। अगर विश्व में पूछे पहले स्थान पे कौन है, तो भारत है। कौन है विश्व में पहले स्थान पे? भारत है दूध के उत्पादन में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भारत से व्यापारिक संबंध सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश ने स्थापित किए? सबसे पहले पुर्तगाल ने स्थापित किया। पुर्तगाल से सबसे पहले किसने आया था? कौन आया था? तो ये आप लोग जानते हैं, वास्को डी गामा आया था। कब आया था? वास्को डी गामा आया था। अब वास्को डी गामा भारत में आया और वास्को डी गामा भारत आया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कब आया था, तो 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में पुर्तगाल से ये भारत आया था और भारत आकर के ये उतरा कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पे। कालीकट बंदरगाह। अब कालीकट बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे? केरल में। और इसने स्वागत किसने किया? इसमें स्वागत किसने किया था इसका? तो स्वागत इसमें राजा जमोरिन ने किया। राजा जमोरिन ने। और इन्होंने पहली फैक्ट्री कब लगाई? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी? तो ये 1500 में लगाई थी, सन 1500 में। और कहाँ पे लगाई थी? कालीकट में लगाई थी। कहाँ पे? कालीकट में लगाई थी। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कालीकट कहाँ पे पड़ता है? केरल में। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत से व्यापारिक संबंध सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश ने स्थापित किया? सबसे पहले पुर्तगाल ने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किया। पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डी गामा आया था और ये 17 मई 1498 को आया था उत्तरा कालीकट बंदरगाह पर। और स्वागत इसको राजा जमोरिन ने किया। पहली फैक्ट्री 1500 में लगाई कालीकट पे। ठीक। सतलज, व्यास, रावी किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। और भी कुछ सहायक नदियाँ, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चेनाब। तो ये सभी नदियां हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चेनाब है। सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की चेनाब है। सिंधु नदी के बारे में उद्गम अगर आपसे पूछे कि कहाँ से हुआ था? मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर झील के पास से। और अगर आपसे पूछे कि मानसरोवर झील कहाँ पे है? तिब्बत में है। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई 2900 नहीं है, 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। तो ये प्रवाह कहाँ पे होता है? किन किन देशों में बहता है? तो ये 3 कंट्री में बहता है। तिब्बत से आता है, तिब्बत चीन के आधिपत्य में है, तिब्बत से आता है, फिर उसके बाद भारत में आता है, तिब्बत से भारत में, फिर पाकिस्तान में चला जाता है। फिर कहाँ पे चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। और एक बात अगर आपसे पूछे कि ये जल कहाँ पे गिराता है?
जल कहाँ पे गिराता है? तो जल गिराता है ये अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में जल गिराता है। ठीक, तो इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सतलज, व्यास, रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई कितनी? 2880 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से? मानसरोवर झील पे, तिब्बत के पास से। चेनाब और झेलम ये भी इसकी है, और सबसे बड़ी झील यही है, सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। प्रवाह कहाँ पे होता है? तिब्बत, भारत, पाकिस्तान में इसका प्रवाह होता है, और जल गिराता है अरब सागर में, अपना मुहाना बनाता है। द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो द ग्रेट खली हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, इनका असली नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा है। क्या है? दिलीप सिंह राणा इनका असली नाम है। और द ग्रेट खली की लंबाई पूछी जाती है एग्जाम में, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि इनकी लंबाई कितनी है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 7 फीट 3 इंच इनकी लंबाई है, 7 फीट। अगर वजन पूछ ले वहीं पे, तो 420 पाउंड। कितनी? 420 पाउंड इनका वजन है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनकी विशेषता ये है कि भारत की तरफ से WWE में एकमात्र भागीदार हैं। तो द ग्रेट खली का असली नाम है दिलीप सिंह राणा, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि ये लंबाई कितनी है, तो 7 फीट 3 इंच इसकी लंबाई है। अगर वजन पूछे तो 420 पाउंड है। ठीक, बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 में मेरठ में प्रथम विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये भड़की थी 10 तारीख 1857 को। कब भड़की थी? तो 10 मई 1857 को। और 10 मई इस समय 1857 के समय तो गवर्नर जनरल कौन था? ये भी आप लोग नोट करेंगे। 1857 के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस समय भारत का शासन जो है वो ब्रिटिश के हाथ में था। किसके हाथ में? ब्रिटिश के हाथ में था। और इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो पार्म स्टर्न थे। पार्म स्टर्न इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और ये किस पार्टी से थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लिबरल पार्टी से थे। कि किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से थे। और इसका प्रतीक क्या था? कमल एंड रोटी। पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए, 1857 की क्रांति में प्रथम विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो ये 18 मई 1857 को भड़की थी। इस दिन गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। और भारत का शासन इस समय ब्रिटिश के हाथ में था। और नेतृत्व किसने किया था? तो फिर इस समय ब्रिटेन के पीएम पार्म स्टर्न थे, लिबरल पार्टी से थे। और ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कमल और रोटी इसका प्रतीक था। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार। उसी तरह से अगर आपसे पूछे कि सितार एंड तबले का जनक कौन है? तो सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये शहनाई बजाते हैं। पन्ना लाल घोष के बारे में तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बांसुरी वादक हैं। जाकिर हुसैन के बारे में, ये तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर बजाते हैं। क्या बजाते हैं? संतूर। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार से है। सितार एंड तबले का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। पन्ना लाल घोष का संबंध बांसुरी से है। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकनायक किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक पूछे तो जयप्रकाश नारायण। ठीक, अगर आपसे पूछे कि लोकनायक हो गया। अगर आपसे पूछे कि लोकमान्य किसे कहा जाता है? लोकमान्य तो
बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लोक हितवादी किसे कहा जाता है? लोक हितवादी ये किसे कहा जाता है? तो लोक हितवादी आप लोग बोलेंगे गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि अजात शत्रु किसे कहा जाता है? अजात शत्रु के बारे में पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि महामना किसे कहा जाता है? महामना तो मदन मोहन मालवीय को। किसे? मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। ठीक, ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए कि किसे लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। और लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को के पद से तो उसके पद से संसद हटा सकता है। कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। ठीक, और बातें कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभियोग। और ये लिया कहाँ से गया है महाभियोग की प्रक्रिया? ये अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा, ये अमेरिका से लिया गया। और महाभियोग के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना होता है कि हम लोग आपके ऊपर महाभियोग लाने वाले हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। जैसे अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का क्षमादान किस अनुच्छेद में है? 72 में। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 56 में कितने वर्ष होता है? तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे 5 वर्ष होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद में है निर्वाचन, तो निर्वाचन 54 में है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति वे शपथ किस अनुच्छेद में है, तो शपथ 60 अनुच्छेद नंबर 60 में। तो इतनी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। कौन हटा सकता है? संसद। और हटाने की प्रक्रिया महाभियोग लिया कहाँ से गया? अमेरिका से। और पूर्व सूचना 14 दिन पहले। क्षमादान अनुच्छेद 72 में है। कार्यकाल 56 में 5 वर्ष का होता है। निर्वाचन 54 में है। शपथ जो है 60 में। शपथ कब है? 60 में। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। और सबसे ऊंचा दरवाजा अगर आपसे पूछे तो भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। अगर आपसे पूछे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा किसने निर्माण करवाया था? तो इसे अकबर ने बनवाया था। अकबर ने क्यों बनवाया था? क्योंकि ये गुजरात विजय के याद में बनवाया था। गुजरात विजय के याद में, गुजरात विजय के याद में बनवाया था। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? तो अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक। और अगर आपसे पूछे कि साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? साहित्य का स्वर्ण काल, साहित्य का जो स्वर्ण काल है वो अकबर के टाइम पीरियड को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि चित्रकला का स्वर्ण काल, तो जहांगीर के समय को कहा जाता है। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा में है फतेहपुर सीकरी। और निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। गुजरात विजय के याद में करवाया था। और सबसे ऊंचा दरवाजा है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के समय में। अनुवाद विभाग की स्थापना, जो कोई धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ हो गए और भी धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवा करके ये पढ़ते थे। और पढ़ते नहीं थे, ये अनपढ़ थे, तो वो दूसरे से पढ़वाते थे और बहुत ज्ञानी थे इसी वजह से। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो बीबी जैली गुरु गोविंद के माता का नाम था। अगर आपसे पूछे कि गुरु गोविंद के पिता का क्या नाम था? गुरु गोविंद के पिता, इनके 9वें नंबर के गुरु जो थे तेग बहादुर। और गुरु गोविंद के बारे में बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ पे? पटना
में पटना में विहार में, और ये 10वें नंबर के सिक्कों के गुरु बनते हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। किससे की? खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि पाहुल की स्थापना किसने की, पाहुल की स्थापना अगर आपसे पूछे किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किया। ठीक, चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? बीबी जयली। पिता का क्या नाम था? तेग बहादुर। सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे और इनकी हत्या औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने करवाया था। और जन्म इनका पटना में। 10वें नंबर के गुरु। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद, धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर भी शेयर करें इसे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और आप लगातार पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है।